तो आज की एक बड़ी खबर है जिसे हम सबको जानना चाहिए, और ये खबर है कि SIPRI सिप्री, ये क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। इसने एक अपनी रिपोर्ट हर साल ये जारी करते हैं जिसमें कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, मतलब देश हैं, उनके पास कितने वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मिसाइल्स हैं, कितने हथियार हैं, कहाँ पे वो रैंक उनका है, वो इस तरीके की रिपोर्ट जारी करते हैं। हालांकि अगर आप जानेंगे कि ये संस्था क्या काम करती है तो आपको पता चलेगा, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब आप कहेंगे ये हथियारों की क्यों गणना करते हैं, क्यों इस तरह से देखते हैं? तो अगर हथियार बढ़ेंगे तो पीस को खतरा है। हथियार अगर बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया की पीस को खतरा है। और इनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि जनवरी 2025 तक इंडिया के पास लगभग 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो पिछले साल 2024 के कंपैरिजन में अगर देखें तो 8 बढ़ गए हैं। पिछली बार हमारे पास थे 172 और इस बार हम कहाँ पहुँच गए? 180 पे पहुँच चुके हैं। और अब हम पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। ये बात है, हर जगह हेडिंग यही मिल रही कि इंडिया सरपास पाकिस्तान, किस मामले में? न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट दिखता, हमें स्ट्रैटेजिक बैलेंस है उसमें हमें शिफ्ट देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे संतुलन भारत के पक्ष में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और मे बी यही कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इंडिया ने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की। बिल्कुल भी उसको डर नहीं लगा किसी बात का कि क्या होगा। क्लियर है? इस बात को समझे। ये कॉन्फिडेंस हमें तभी आता है जब हमारे पास इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी हो और हमारे पास आर्म्स एम्यूनिशन प्रॉपर जो चाहिए वो हमारे पास उतना हो। और पाकिस्तान को इतनी बड़ी ना तो इकोनॉमी है ना इतना बड़ा मिलिट्री पावर है जिससे कि हमें डर लगता। तो उसको ज़रूरी था इस तरह का जवाब देना। और 4 दिन में स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि पाकिस्तान को कहना पड़ा यूएस जैसी कंट्रीज से कि वो आएँ और मीडिएशन करें। राइट, इस तरह की चीज़ें हुई क्योंकि हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जोर शोर से बात कही थी कि उन्होंने मीडिएशन में मेन रोल प्ले किया है और इंडिया और पाकिस्तान को बोला कि वो ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि वॉर या बैटल पर। अब जो भी बातें हों, उसके बाद कई सारे इस तरह के बयान आए कि नहीं, भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर के ये पहल की है। पाकिस्तान की डिमांड पर ही इंडिया ने सीज फायर के लिए एग्री हुआ था। ठीक है, और ये बातें जब हम आगे करेंगे तो उसमें और हम देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बुलाया तो उन्होंने क्या कहा, बट वो अगला टॉपिक, हम उस पर बातचीत बाद में करते हैं। तो अब हम यहाँ देखें, कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि न्यू जनरेशन जो मिसाइल है इसमें क्या चीज़ें हैं, हम देखें तो किस तरह की हैं। तो यहाँ हम अगर देखें कि जो हमारे भारत में जो कैनिस्टर युक्त जो मिसाइल्स हैं, अब ये किस तरह की मिसाइल्स हैं न्यू जनरेशन की, तो इसे जानना पड़ेगा। यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, कैनिस्टर वाला तो हमें मालूम है कि बहुत सारा है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे वॉरहेड्स को एक साथ इंडिपेंडेंटली ले जा करके अलग अलग टारगेट पर हिट कर पाए, मतलब वो री एंट्री करे। बैलिस्टिक मिसाइल है, आसमान में स्पेस में जाएगी, दोबारा आएगी, फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी, फिर री एंट्री करेगी। ये एक नए तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि कहाँ काम करती है, जो शटल बनाए जाते हैं ना, स्पेस शटल, वहां पर री एंट्री करने के लिए, भाई एक बार स्पेस में गए दोबारा री एंट्री करेंगे आप। तो अलग तरह के टाइल्स होते हैं, उनमें लगाने के लिए अलग तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो इट मीन्स हम वहां तक पहुंच रहे हैं कि कल के दिन अपना खुद का हम क्या बना सकते हैं, स्पेस शटल बना सकते हैं जो आसमान में लेकर के जाएगा हमारे लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को, और वापस भी लेकर के आएगा। क्लियर है? तो उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचेंगे। और ये बिल्कुल सच है कि जब से हमने रॉकेट्स और मिसाइल बनाए उसी से हम लोग यहाँ तक पहुंचे जो हमारे GSLV PSLV अब तक पहुंचे। सो अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्या है, तो कैनिस्टर मतलब क्या होता है? कैनिस्टर का मतलब ऐसे समझिए कि जो आप मिसाइल्स को देखते हैं किसी बॉक्स के अंदर हैं। अब बॉक्स के अंदर हैं और एक बॉक्स को किसी भी जगह पे, किसी ट्रक के ऊपर, किसी ट्रेन के ऊपर, किसी शिप के ऊपर लगाया जा सकता है, फिट किया जा सकता है। उसके बाद वो मूवेबल होता है, कहीं पर भी मूव करता रहेगा और वहां से जहां से उसको लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी वहां से लॉन्च कर जाएगा। इवन इस तरह के जो कैनिस्टर होते हैं ये सबमरीन्स के अंदर भी लगाए जाते हैं। सबमरीन्स थोड़ा ऊपर आएंगी, ओपन होगा उनका हैच और लॉन्च कर देंगे। तो ये चीज़ है। और ये क्यों ज़रूरत पड़ती है इस तरह की? ताकि हम दोबारा से अगर मान लीजिए सेकंड स्ट्राइक कर पाएँ, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हमारी इस तरह की टेक्नोलॉजी से बढ़ती जब हम री एंट्री टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस यहाँ पे इसमें कर दिया। जो एडवांस लेवल का जो अग्नि बन रही है, तो अग्नि प्राइम हो गई और अग्नि 5, इन दोनों में ये टेक्नोलॉजी मिलती है। एक मिलेगी जो अग्नि प्राइम है वो मीडियम रेंज की होगी, 1 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली होगी। और जो इंटर कॉन्टिनेंटल में 5000 किलोमीटर तक की जो अग्नि 5 है, जो कि पूरे के पूरे चाइना को कवर करती है। और देखिए हमारा यूएस से तो कुछ ऐसा झगड़ा है नहीं, चाइना ही हमें धमकी देता रहता है हमारी बॉर्डर पे, चाहे जब टेंशन बनते रहते हैं LOC पर। ठीक है, लाइन ऑफ
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC किसके बीच में? लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, LAC बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो चलिए, तो यहाँ हम देखें इस तरह की किस तरह की मिसाइल्स हैं कि ये वॉरहेड को एक साथ, जैसे हम देखें दो हैं, अग्नि प्राइम हो गई और एक हो गई अग्नि 5। ये किस तरह की टेक्नोलॉजी से? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ये, और कोई भी दूसरी मिसाइल हमारी इस तरह की इस टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत नहीं है। तो री एंट्री का मतलब ईजी कर दे कि एटमॉस्फेयर में जाएगी, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है तो स्पेस में जाएगी और फिर दोबारा री एंट्री करेगी, तो ये है इसका मतलब। और ये मल्टीपल टाइम ऐसा कर सकती हो, मल्टीपल वॉरहेड्स को लेके इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पर भी ये ड्रॉप कर सकती है, ये बड़ी चीज़ है। इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी देखें तो सिर्फ कहाँ कहाँ किस किस के पास है, अगर देखें तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक चाइना, रशिया और यूएस के पास है। अब भारत भी उस कैटेगरी में आ गया जहाँ पे कि उसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ देखें अग्नि पी या अग्नि प्राइम को अगर देखें तो एक नए तरह की एक मीडियम रेंज की मिसाइल है जिसकी रेंज है मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक, मतलब 1000 से 2000 किलोमीटर तक में ये किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। और ये कैसे किस पर बेस्ड है? ये कैनिस्टर बेस्ड है, तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर इसको रखा जा सकता है, तो ये मूवेबल है, कहीं पर भी इसको ट्रक ट्रेन कहीं पर भी लगाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, देन अग्नि 5 अगर देखें तो अग्नि जो 5 है ये हम देखें तो एक रणनीतिक मिसाइल, स्ट्रैटेजिक, मतलब किसी भी देश को हमें डराना है, डेटरेंट के लिए बहुत काम आती है, डेटरेंस के लिए ये काम आती है। और ये डर पैदा कर देगा चाइना में भी कि अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी 15 मिसाइल भी बचा ली और न्यूक्लियर वॉरहेड अगर लगा देते हैं तो चाइना को भी बर्बाद किया जा सकता है। तो डेटरेंस के लिए काम आती है इस तरह की चीज़ें। और ये कहाँ 5000 प्लस किलोमीटर तक ये जा सकने में सक्षम है। तो चाइना का पूरा हिस्सा, यूरोप का कुछ हिस्सा और अफ्रीका तक ये इसकी पहुँच है। क्लियर है? और ये क्या है? ये भी सेम उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकती है, 5-6 टारगेट्स को हिट कर सकती है, मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकती है एटमॉस्फेयर से दोबारा से। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि कोई भी दूसरी जो इंटरसेप्टर सिस्टम है उसको ही कंफ्यूज कर सकता है, भ्रमित कर सकता है कि उसको लगेगा आया और चला गया, आया और चलेगा, एक टारगेट पे है तो वो वहाँ पे भेजेंगे अपना इंटरसेप्टर, बट ये किसी दूसरे टारगेट पे चली जाएगी। क्लियर है? जैसा अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना था तो कुछ इस तरह के जो क्या बोलेंगे फाइटर जेट, तो फाइटर जेट की जगह कुछ इस तरह की मिसाइल्स लॉन्च की गई जिसमें कि उस फाइटर जेट का जो सिग्नल होता है वो उससे मिल रहा था। तो डिफेंस सिस्टम को क्या लगा फाइटर जेट आ रहा है, राफेल आ रहा है, बट दूसरी तरफ से हमने अटैक किया, दूसरी तरफ से हमारे जो फाइटर जेट और मिसाइल से हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए ज़रूरी होता है तो कि हम इस तरह से लोगों को कंफ्यूज करें ताकि वो हमें हिट ना कर पाएं बल्कि हम उन्हें हिट कर पाएं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो समझ सकते हैं कि किस तरह का है। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को टारगेट किया जा सकता है इसके द्वारा। और इससे होगा क्या? सेकंड स्ट्राइक। तो इससे हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है हमारी वो बढ़ जाएंगी कि अगर कभी ऐसा किया जाता है तो भारत दोबारा से भी सेकंड स्ट्राइक किसी के ऊपर कर सकता है। तो भारत के पास वो सक्षम या क्षमता आ गई है। क्लियर है? अब यहाँ पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझना बहुत जरूरी है इंडिया की, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक की जब हम बात करते तो वहीं से जुड़ा हुआ मामला ये। तो देखिए भारत की अगर हम देखें तो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की बात करता है। ठीक है? क्या? विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, और इसमें साथ में नो फर्स्ट यूज भी है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा हम सर्वाइवल हम करते रहें, फिर बोलेंगे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फिर हम बोलेंगे कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमें स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, हम किसी भी तरीके से कोई भी आक्रमण कहीं कर सकें। वो तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास अच्छे फाइटर जेट्स होंगे, अपनी खुद की इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी। आज अगर ईरान रिटेलिएट कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि जब वहाँ से आएगा देन तब हम मिसाइल। लेकिन पाकिस्तान के साथ स्थितियाँ ये नहीं है। लेकिन पाकिस्तान भी चाइना से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है उसके बेस पर वो भी अबाबील और नस्र 2 मिसाइल्स बना रहा है। और कमाल की बात यह है कि जो नस्र मिसाइल है, उसकी अबाबील मिसाइल है, वो भी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्योंकि चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं था, तो चाइना ने उनको प्रोवाइड कर दिया। सो हम आगे देखेंगे कि क्या स्थितियां बनने वाली हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे समझने वाली कुछ और भी बातें हैं कि देखिए इस तरह की मिसाइल डेवलप करने के पीछे हमारे क्या रीज़न है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार LAC पर चाइना के साथ हमारे
तनाव बराबर बने रहते हैं और वहाँ पर वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय करता चला जा रहा है। और पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान ने क्या किया, अबाबील और दूसरी कौन सी, नस्र। तो इस तरह की मिसाइलों में भी उसने क्या है, वहाँ पर भी हम देखें तो MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो ज़रूरत थी भारत को कि भारत भी ऐसा करे, क्योंकि उसको तो चाइना से वो टेक्नोलॉजी मिल गई, बट भारत ने अपनी खुद की क्षमताओं से इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के चाइना को अगर देखें तो चाइना वॉरहेड्स की अगर हम बात करें तो चाइना लगातार अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, अपना भंडार है, वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। चाइना को देखा जाए तो चाइना जहाँ 2024 में 500 था, अब बढ़ करके 100, मतलब हर साल वो 100 बढ़ाने के टारगेट पे काम कर रहे हैं। और इंडिया ने भी यही टारगेट रखा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कि हर साल हम 100 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएंगे। आप लोग क्या समझते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब क्या होता है, कैसा दिखता होगा, क्या होता है, मिसाइल कैसे किसी भी बॉम्ब को लेकर के जाती है? मिसाइल तो आप सभी जानते हैं एक तरह का रॉकेट है, तो उस रॉकेट के अंदर वॉरहेड रख देते हैं। वॉरहेड मतलब जो ऊपर जो हिस्सा होता है वहां पर बॉम्ब लगा दिया जाता है। अब वो नॉर्मल हो सकता है, गन पाउडर वाला हो सकता है, ठीक है, जिलेटिन वाला हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर भी हो सकता है कि न्यूक्लियर मटेरियल उसमें, तो इस तरह का होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखा जाए कि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना लगातार क्या कर रहा है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन आज भी अगर देखें तो दुनिया में 90% जो मिसाइल्स या वॉरहेड वगैरह हैं तो सारे किसके पास हैं, रशिया और USA, 90% उन्हीं के पास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर दुनिया का अगर हम देखें तो स्थितियां क्या चल रही हैं, तो देखिए चीन में अगर देखा जाए तो स्टॉक लगभग 2035 तक वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, न्यूक्लियर वॉरहेड की बात हो रही 1500 इतने बना लेगा। और लेकिन अमेरिका और रूस के अगर वर्तमान भंडार का देखें तो 130 रहेगा ये, राइट। तो उनका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट अगर यहाँ पे देखें रशिया और US के पास सबसे ज़्यादा, यहाँ स्टार्ट ट्रीटी की बात की गई है। तो ये स्टार्ट ट्रीटी क्या, पहले स्टार्ट ट्रीटी थी, फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई। इसके अंतर्गत इन्होंने समझौता किया था कि कोई भी इस तरह की मिसाइल्स को डेवलप नहीं करेगा, एक दूसरे के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जो इनकी ट्रीटी है वो कब खत्म हो रही है, फरवरी 2026। लेकिन उम्मीद ये है कि रशिया और ये किस किस के बीच में, सिर्फ रशिया और US के बीच में है, ठीक है, स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2। तो स्टार्ट 2 है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसको बोला गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मिसाइलों की तैनाती को लेकर के समझौता किया जाता है कि हम आपके अगेंस्ट किसी भी मिसाइल को डिप्लॉय नहीं करेंगे। नहीं तो 1962 में एक क्राइसिस हुआ था, क्यूबा क्राइसिस, उसे भी समझ लीजिए क्या था। देखिए लगातार वो कोल्ड वॉर का एरा था, लगातार तनाव बना रहता था US के बीच में और USSR के बीच में। तो क्यूबा में जिसकी सरकार थी वो थी फिदेल कास्त्रो की सरकार। और फिदेल कास्त्रो की सरकार का मतलब है वो किससे संबंधित थे, वो थे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा से। और वही विचारधारा कहाँ, USSR में थी। तो लगातार जब तनाव बना तो फिदेल कास्त्रो ने ऑफर दिया कि USSR अपना यहाँ पर मिसाइल बेस बना ले, अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दे। और उनका एक जहाज चल भी पड़ा USSR का। लेकिन अमेरिका को ये बात पता चल गई तो अमेरिका ने फिर एकदम डिनाई किया कि आप यहाँ पर अटलांटिक में नहीं आएंगे। कहाँ पर ये क्यूबा किस जगह पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी जब देखिए वहाँ पे आप, तो वहाँ पर आपको क्यूबा दिखा, जो वेस्ट इंडीज वाले जो आइलैंड्स हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास देखिए वहाँ आपको दिख जाएगा। तो ध्यान रखें, तो फिर वहाँ पर ये हुआ और फिर दोनों में समझौता हुआ कि ठीक है, USSR ने अपना वापस लिया, नहीं तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध तक पहुँचने वाली थी। और ये स्थितियाँ बार बार आती रहती हैं, दोनों फिर बैठ के आराम से टेबल टॉक करते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, भाई ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर हम देखें तो भारत के लिए क्यों जरूरी है, हम समझ सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि हम एक मिनिमम क्रेडिबल, मिनिमम डेटरेंस बना करके रख सकें, प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध हम बना के रख सकें कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा पावर है उनके अंदर कम से कम ये डर तो हो कि सेकेंड स्ट्राइक करने में इंडिया कैपेबल है। मतलब उन्होंने एक स्ट्राइक किया, फिर हम सेकंड स्ट्राइक करने में भी हम कैपेबल हैं। ये नहीं कि एक बार में आपने हमारे सारे एयर स्ट्रिप उड़ा दिए, सारे सब उड़ा दिए। हम कैनिस्टर के अंदर दबा करके कहीं भी उसे रख सकते हैं, चाहे रेगिस्तान के अंदर रखें, बर्फीले इलाकों में रखें, पानी के अंदर रखें, लेकिन हम सेकंड स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। तो चलिए यहाँ पर